तो आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेम वन, दैट इज डेप्रिसिएशन चैप्टर ऑन एसेट्स। एसेट्स पे डेप्रिसिएशन, और इसमें 10 मार्क्स एक क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली रेगुलर बेसिस एक क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। तो बोलो डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स होता क्या? डेप्रिसिएशन पहले समझना होगा। एक्चुअली हम लोग सीखेंगे तो थोड़ा बहुत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। कुछ भी अकाउंट्स करने जाओगे तो एक स्टैंडर्ड उसको फॉलो किया जाता है। ये सारा स्टैंडर्ड सीए इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसके डेप्रिसिएशन के लिए क्या रूल्स रेगुलेशन, वो कौन सा स्टैंडर्ड बताते? पहले एस 6 था, लेकिन अब क्या करते हैं एस 10। और एस 10 बोलते हैं प्रॉपर्टी। एस 10 होता है पीपीई। एस 10 जो स्टैंडर्ड को बताते हैं वो स्टैंडर्ड पीपीई। पीपी मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एस 10। तो प्रॉपर्टी है तो उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे, तो वो आपका इसी में ही कवर हो जाएगा। ओके, तो एक एक पॉइंट पे देखते हैं डिप्रिसिएशन होता क्या। फर्स्ट पॉइंट, यस 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 यस, कहीं पे भी सामने पीछे कहीं पे भी बैठ सकते हो, ठीक है। तो मैंने जस्ट एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे थे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट चैप्टर डिप्रिसिएशन क्लास 11 में आप लोग थोड़ा बहुत किए थे ना, याद है? कैसे करते थे? कोई भी एसेट्स खरीदे, फिक्स्ड एसेट्स खरीदे, और फिक्स्ड एसेट्स हम लोग यूज करते जा रहे हैं, ड्यू टू यूज इसका वैल्यू कम होते जाएगा। मान लो आज एक मोबाइल फोन आज खरीदे, न्यू मोबाइल फोन आईफोन खरीद लिए, एकदम लेटेस्ट वर्सन। काल ही देखोगे उसका दाम कम हो जाएगा। काल किसी को बेचने जाओ उसका दाम कम हो गया, क्यों? अरे एक ही दिन का तो खरीदे, दाम क्यों कम होगा? अरे एक दिन में आप ओपन कर दिए ना, और इसके बाद बहुत सारे एक दिन चला के देख दिए, मतलब उसका यूज हो गया, और यूज हो गया तो उसका वैल्यू घट रहा है। तो ड्यू इसको मतलब वेयर एंड टियर, यूज करने के कारण इसका जो वैल्यू घट रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इसका बहुत सारे रीजन है। बोलो ये जो फिक्स्ड एसेट्स है ये क्या लाइफ लॉन्ग चलते जाएगा? जमीन की तरह, जमीन भी तो फिक्स्ड एसेट्स है, लैंड। लेकिन लैंड का ना लाइफ मेजर नहीं कर सकते, कब से था अभी भी है और आगे कितना दिन चलेगा। तो जिसका लाइफ है ना उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, जिस पे लाइफ नहीं है, लाइफ आप मेजर ही नहीं कर सकते, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। इसलिए जमीन पे डेप्रिसिएशन कभी चार्ज नहीं होता है, उल्टा उसका एप्रिसिएशन होता है। तो इसका दूसरा वैसे सोचो, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो नेचर मैन मेड नहीं, नेचुरल, तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं होता। और नेचुरल में कुछ होता है डिप्लेशन। हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो पहले पॉइंट पे आते हैं, 3 पॉइंट लिखेंगे। डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है? एक तो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन शॉर्ट पीपीई। डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे, किस पे चार्ज करेंगे? ये 3 एसेट्स पे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या हुआ? ओ, तो ये 3 एसेट्स, ये सारा क्या होता है बोलो तो? टेंजिबल। ये क्या होता है आपका? टेंजिबल एसेट्स। और टेंजिबल एसेट्स में डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो पॉइंट वाइज लिखो। एक
डेफिनेशन एक्सेट्रा नहीं दे रहे, हम लोग एस पढ़ेंगे, अकाउंट स्टैंडर्ड आगे पढ़ेंगे, अभी अभी जस्ट डेप्रिसिएशन बेसिक कॉन्सेप्ट्स। डेप्रिसिएशन इज चार्ज, डेप्रिसिएशन चार्ज करते किस पे, ऑन टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करते बोलो तो, कितना टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। तो सेकेंड पॉइंट, ओके, तो डेप्रिसिएशन जिस एसेट्स पे चार्ज करेंगे उसका कॉस्ट भी तो कुछ होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, एक्विजिशन कॉस्ट ना, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, जो भी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे उसका कॉस्ट फाइंड करोगे। कॉस्ट ऑफ एसेट्स इज कैलकुलेटेड एज अंडर, कॉस्ट ऑफ एसेट्स इज कैलकुलेटेड एज अंडर, मतलब इस कॉस्ट में क्या क्या कॉस्ट लेना होगा, जोड़ना होगा, कौन सा कॉस्ट ऐड करना नहीं होगा, ये सीखेंगे। ठीक है, तो मान लो मैंने एक मशीन खरीदे, एक एसी मशीन खरीदे, ये सोचे कि ठीक है ये तो विंडोज है, हम विंडोज स्प्लिट एसी लगाते हैं, तो न्यू एक एसी मशीन खरीदे, तो एसी मशीन का जहां लगा खरीदे वहां से वो चार्ज किए 50,000, इवन वो ये भी बोला आपका घर तक लगा देंगे, ठीक है, घर में यहाँ इंस्टॉल कर देंगे, लेकिन एक स्टैंडर्ड है उससे ज्यादा ऊपर है, डिस्टेंस है, वायर ज्यादा लगेगा तो आपको भी कुछ पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो 50,000 दे के आए, मेरा यहाँ स्टैंडर्ड लिमिट के अंदर ही है, तो मेरा कितना लग गया बोलो तो 50,000। अगेन वहां से लाए थे और डिलीवरी भी दिया था, तो फिर मेरा और खर्चा नहीं लगा ना, लेकिन ये जगह प्रिपरेशन करना पड़ा या नहीं, जहां लगाएंगे वो जगह प्रिपरेशन करना होगा, तो प्रिपरेशन का खर्चा लगेगा, वायरिंग करना होगा उसके लिए अलग से, नॉर्मल वायरिंग से नहीं होगा, उसका वायरिंग अलग से होगा, फिर ऊपर जहां मशीन लगेगा वहां तक, वहां भी तो कुछ प्रिपरेशन करना होगा ना, उसको बोलते हैं साइट प्रिपरेशन, क्या बोलते हैं उसको, साइट जहां काम होगा उसको प्रिपेयर करना, तो उसके लिए भी खर्चा लग रहा है, और खर्चा लगने के बाद वो मशीन जो इंस्टॉल करने आया था वो थोड़ा बहुत ठीक से काम नहीं कर पाए, उनका फॉल्ट है, लेकिन हम देखे वो मेरा काम ठीक से नहीं किया है, तो हम एक अच्छा से एक इंजीनियर को बुला लेते, उनको भी ये करते, तो इंजीनियर आके बोले क्या इंस्टॉल करके गए, तो फ्री में करके गए थे ना, इसलिए कुछ काम ठीक से नहीं किए, अब इसको ऐसे कीजिए आपका बेटर रहेगा, कूलिंग होगा अच्छा, और घर में ये सब ठीक कीजिए, तो उसके लिए फिर इंस्टॉलेशन के लिए एक इंजीनियर को बुलाए, उसको भी खर्चा पे करना पड़ा, तो ये सारा खर्चा जोड़ेंगे या नहीं, फिर एसी कॉस्ट में जोड़ेंगे या नहीं, जोड़ेंगे, कब तक जोड़ेंगे, जब वो रेडी टू यूज हो जाएगा, मतलब जिस दिन से वो मशीन मेरा यूज करने लायक हो जाएगा उस दिन तक जितना भी खर्चा वो मशीन रिलेटेड है ना, वो एसेट्स रिलेटेड, उस खर्चा को उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां तक सारा खर्चा जोड़ो, जो कॉस्ट आएगा उसको बोलते हैं इनिशियल कॉस्ट, और उसी कॉस्ट पे आगे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। ठीक है, तो बोलो इसमें क्या क्या खर्चा ऐड करोगे, इनिशियल परचेज कॉस्ट ऐड करोगे। अब एसी मशीन को छोड़ते, क्योंकि एसी में तो इंस्टॉलेशन हम लोग करके दे रहा था, मान लो प्लांट बैठ रहा है, प्रिंटिंग प्लांट, हम प्रिंटिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, तो प्रिंटिंग के लिए ना मेरा मैन्युअली मशीन चलता था, आप सोचिए ऑटोमेटिक मशीन जापान का है, इतना अच्छा है, उसमें सब कुछ है, जस्ट अपना कंप्यूटर से ये कर देंगे, और वो लोग बाइंडिंग करके एवरीथिंग, जितना कॉपी बोलेंगे एवरीथिंग, बाइंडिंग सब कुछ, प्रिंटिंग बाइंडिंग सब कुछ करके एकदम रेडी करके कर देंगे, और इतना फास्ट होता है, एक एक दिन में हजारों कॉपी प्रिंट करके हमको रेडी करके दे सकता है। तो सोचो मशीन तो खरीद लेते हैं, तो जापान से खरीद रहे, जापान से ऑर्डर दे रहे, ठीक है ना, तो हम लोग क्या किए, ऑर्डर दे दिए, ऑर्डर देने के बाद ऑब्वियसली कुछ अमाउंट भी देंगे, गारंटी देंगे, इसके बाद वहां से डिलीवरी आएगा, खर्चा लगेगा ना, तो बाय सीफ आया, बाय एयर आया, जो भी खर्चा आया अपना पोर्ट तक आएगा, ना, तो उसका ट्रांसपोर्ट खर्चा भी लगेगा, तो डिलीवरी चार्जेस लग रहा है, वो भी जोड़ देंगे। इसके बाद वहां से अपना ऑफिस तक लेके आए, और फिर ऑफिस नहीं, जो फैक्ट्री साइट है जहां उसको बैठाएंगे, उस मशीन के हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे,
उसके हिसाब से इलेक्ट्रिफिकेशन, उसके हिसाब से रूम बनाना, सब कुछ रेडी करेंगे। तो इसको बोलते हैं साइट प्रिपरेशन, ये भी करनी है। ये करने के बाद क्या होगा बोलो, इंजीनियर लोग आएगा, वो लोग इंस्टॉल करेगा ना, इंस्टॉलेशन का काम शुरू होगा, उसका भी चार्जेस लेगा, अच्छा खासा चार्जेस लेता है, वो सारा खर्चा उसमें ऐड करोगे। फिर क्या होगा, अब इंस्टॉलेशन हो गया, इसके बाद क्या करेंगे बोलते हैं, अब तो रेडी हो गया, नहीं, इसके बाद कुछ देखना होगा, उसको बोलते ट्रायल रन। क्या बोलते हैं, ट्रायल रन, मतलब आप लोग जैसे बोलते हैं ना डेमो, कि चलो डेमो ले लेते हैं कि उस मशीन ठीक से प्रोडक्शन कर रही है नहीं। प्रोडक्शन के मेरा जो स्टाफ काम करेगा, हम तो मान लो मालिक है, मेरा स्टाफ ही तो काम करेगा ना, स्टाफ मैनुअल मशीन में किए, और उसमें तो उसको डेमो देंगे तभी ना वो कर पाएगा। उसको डेमो दिया गया कि आप ऐसे करोगे तो इसमें प्रिंटिंग होते जाएगा, ये करोगे तो आपका बाइंडिंग होते जाएगा, तो इस तरह इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो डेमो लेके दे रहे कुछ प्रोडक्शन करके। ये जो डेमो लिए ना, इसको क्या बोलते हैं उन लोगों ने, ट्रायल रन। क्या बोलते हैं, ट्रायल रन। तो ट्रायल रन में भी तो खर्चा लग रहा है, तो ये खर्चा भी आप ऐड करोगे, राइट, ठीक है। अब ट्रायल रन कंप्लीट हो गया, अब मेरा देख लिया कि ठीक है अब सब कुछ ओके है, तो ओके टेस्टेड मतलब क्या है, अब मेरा रेडी टू यूज हो गया ना, रेडी टू यूज। तो उस दिन तक जो जो खर्चा लगा वो सारा खर्चा हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो मिलेगा ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। क्या मिलेगा हमको, तो इसको इनिशियल कॉस्ट या ओरिजिनल कॉस्ट सब कुछ जोड़ के आ गया 50 लाख। तो बोलो उसका वैल्यू कितना माना जाएगा, 50 लाख। एक्चुअली जो मशीन का कॉस्ट था उसका दाम था कितना, 30 लाख, लेकिन वहां से लेके आना, ड्यूटी पे किए, फिर इसके बाद कैरिंग एटसेट्रा सब मिला के अप टू रेडी टू यूज कितना लग गया बोलो, 50 लाख। तो आगे जो डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना, 50 लाख भी चार्ज करेंगे। समझ में आया, तो क्या क्या खर्चा जोड़ेंगे बोलो, एकदम सिंपल याद रखो, अप टू रेडी टू यूज। अच्छा, फिर हम लोग ना बहुत सुपरस्टिशियस होते हैं, मतलब हम लोग मानते हैं, सिर्फ वास्तु को बोलते हैं, अरे या जो भी हम लोग का पुरोहित है ना उनको बोलते हैं कि अच्छा इस दिन इनागुरेशन करना ठीक रहेगा क्या, तो बारे गौतम एकदम फांस जाओगे, तुम्हारा समय अच्छा नहीं जा रहा है, इस दिन नहीं करना, तुम आगे करना, इस दिन से तुम्हारा अच्छा ही आएगा, उस दिन से शुरू करना। आप लोग मानते हैं ना, लेकिन अकाउंट्स नहीं मानते इसमें। अकाउंट्स बोलते हैं जिस दिन रेडी टू यूज हो गया उस दिन से आगे डिप्रिसिएशन आप चार्ज करते जाओगे। अब यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो दैट्स डिफरेंट थिंग, लेकिन रेडी टू यूज डेट से क्या करोगे, डिप्रिसिएशन चार्ज करते जाओगे। तो मतलब डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मतलब मेरा एसेट्स का वैल्यू घटाते जाएंगे ना, तो कितना घटाएंगे उसके लिए अलग अलग मेथड बताया, बहुत सारे मेथड है। आप लोग क्या क्या मेथड सीखे बोलो तुम 11 में, दो मेथड सीखे, एक स्ट्रेट लाइन मेथड सीखे, और एक कौन सा मेथड था, रिटन डाउन या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। दो मेथड सीखे थे ना, एक मेथड का नाम क्या है, स्ट्रेट लाइन, दूसरा मेथड क्या है, डिमिनिशिंग। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मतलब क्या होता है, हर साल फिक्स्ड अमाउंट डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। मतलब ये 50 लाख आया और इसका लाइफ 10 साल है, तो 50 लाख को 10 से डिवाइड करोगे तो 5 लाख करके हर साल डिप्रिसिएशन होगा ना। फर्स्ट ईयर भी 5 लाख करेंगे, सेकेंड ईयर भी 5 लाख करेंगे, थर्ड ईयर भी कितना करेंगे, 5 लाख, इस तरह हर साल करते जाएंगे। तो डिप्रिसिएशन फिक्स्ड अमाउंट हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, राइट। दूसरा मेथड क्या सीखे आप लोग बोलो, दूसरा मेथड क्या है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो इसमें डिप्रिसिएशन रिड्यूस होता जाता है, जैसे 50,000 पे इसमें रेट होता है, इसमें लाइफ नहीं देखा जाता है, रेट मान लो 10%, तो बोलो 50 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 5 लाख। तो फर्स्ट ईयर 5 लाख लेस कर दिए, तो लेस करने के बाद नेक्स्ट ईयर वैल्यू कितना हो गया, 45 लाख। उस पर फिर 10% करेंगे, कितना हो जाएगा, 4,50,000, फिर लेस कर देंगे, हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 40,50,000। ऐसे डिप्रिसिएशन जो रिड्यूस वैल्यू उस पे चार्ज करते जाओगे, ठीक है। तो इस मेथड का नाम क्या हो गया आपका, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। लेकिन इसमें ना बहुत सारे मेथड, देयर आर 9 डिफरेंट मेथड्स, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, ऐसे बहुत सारे मेथड है। तो हम लोग पहले आते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट्स। बोलो कॉस्ट ऑफ एसेट्स में क्या क्या जोड़ोगे, देखो फर्स्ट परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एसेट्स में क्या क्या कॉस्ट जोड़ना होगा, परचेज कॉस्ट, ओके। इसमें एक चीज लेस करते हैं, क्या चीज लेस करेंगे, जीएसटी पता है ना आप लोग को, जीएसटी
गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जहां से खरीदे, जिस शॉप से खरीदे थे, वो भी तो हमसे जीएसटी काट लिया था ना। उस मतलब मशीन का दाम था कितना, एक कंप्यूटर खरीदे थे उसका दाम कितना 50,000, और उसमें जीएसटी काट लिया कितना, तो 7%, 28% जीएसटी काट, मान लो तो 28%, 50,000 पे जीएसटी तो हमसे चार्ज किए ना। तो मेरा मशीन का कॉस्ट कितना होगा, मेरा कंप्यूटर का कॉस्ट कितना होगा, 50,000, या जीएसटी ऐड करके आएगा, ऐड करके आना चाहिए। तो इसमें कुछ रूल्स है, हम लोग जीएसटी जब आगे पढ़ेंगे ना, इसमें कभी कभी ना इनपुट टैक्स क्रेडिट देता है। मतलब ये जो जीएसटी परचेज के टाइम पे किए ना, बाद में सामान बेच के जो जीएसटी मिलेगा वहां से माइनस करके नेट पे करना होगा। अगर इस तरह आपको बेनिफिट देता है तो इसको कॉस्ट नहीं माना जाएगा। तो इसको बोलते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। आगे जीएसटी पढ़ोगे और क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल याद रखो, अगर हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है तो फिर वो कॉस्ट नहीं है, माइनस कर देंगे। और क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो मेरा कॉस्ट है, वो ऐड है, रहने दो, ठीक है ना। तो अगर मेरा इस परचेज कॉस्ट में जीएसटी इंक्लूड है और वो आईटीसी मिल रहा है तो क्या करोगे, लेस कर दोगे। और आईटीसी नहीं मिल रहा है तो फिर वो कॉस्ट में रहने दो, लेस नहीं करना होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखोगे। तो इसमें लेस करोगे जीएसटी, जीएसटी इफ इंक्लूडेड, अगर वो प्राइस जो ऊपर है ना उसमें इंक्लूड है, एंड, और एक कंडीशन है, एंड आईटीसी, आईटीसी का फुल फॉर्म क्या बोले, इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्या बोलते हैं इसको, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। अगर वो मिल रहा है तो फिर हम लोग इसको लेस कर देंगे। ओके, क्या करेंगे, जैसे 10 लाख का खरीदे और 12% जीएसटी, तो 1,20,000 लिए ना, तो 10 लाख और 1,20,000, हम टोटल शॉप को कितना पे किए, 11,20,000। अब हमको इनकम टैक्स अथॉरिटी, जीएसटी अथॉरिटी, इनकम से नहीं, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स अथॉरिटी, जीएसटी अथॉरिटी बोल रहे आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं, कुछ लॉजिक होगा सीओ, आगे जीएसटी में पढ़ोगे आगे, अभी फिलहाल नहीं। बोला आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा तो मेरा कॉस्ट है, तो मेरा कॉस्ट कितना माना जाएगा, 11,20,000, ठीक है ना। लेकिन हमको आईटीसी क्रेडिट दिया जा रहा है, क्रेडिट में तो बेनिफिट दिया जा रहा है, तो मेरा कॉस्ट नहीं है, बाद में रिकवर करेंगे ना बेच के, तो इसीलिए वो कॉस्ट नहीं मानोगे, क्या करोगे, लेस कर दोगे। यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते, अब ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, ये सामान डिलीवरी अपना शॉप तक लाने का खर्चा भी तो लग रहा है ना। तो एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू परचेज, वो ट्रांजिट का हो सकता है, डिलीवरी का भी हो सकता है, लोडिंग अनलोडिंग भी हो सकता है, खर्चा लग रहा है ना। ये सारा खर्चा क्या करोगे, ऐड करोगे। तो एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू परचेज, ये परचेज रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस है, एंड कैरेज, ये भी तो परचेज रिलेटेड ही है ना, परचेज किए सामान लेके आए तो कैरेज भी तो लगा ना। तो ये सारा खर्चा जोड़ दिए। अब बोलो इसके बाद क्या होगा, सामान यहां पहुंच गया, फिर साइट मतलब जगह प्रिपेयर करेंगे, तो क्या खर्चा लग रहा है, फिर नेक्स्ट लग रहा है साइट प्रिपरेशन। तो क्या करोगे, ऐड करोगे आप साइट, SITE, साइट प्रिपरेशन, साइट प्रिपरेशन एक्सपेंसेस, साइट प्रिपरेशन एक्सपेंसेस। अब लोग को हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है तो बोलोगे, लेकिन ग्रेजुअली 4-5 क्लास करने से समझ में आ जाएगा। साइट प्रिपरेशन एक्सपेंसेस, ये सारा ऐड करोगे। ओके, जगह प्रिपेयर करनी है। इसके बाद आएगा ना इंजीनियर, इंजीनियर क्यों आएगा, इंस्टॉलेशन करने के लिए, ठीक है ना। यानी कि एक टीवी है, बस खरीदो लगा दो हो गया, ऐसा नहीं है। मोबाइल फोन है, ऑन किए बैटरी लगाए और रिचार्ज बैटरी चार्ज कर लिए, बस ऑन कर लिए हो गया, ऐसा नहीं है। तो उसमें इंस्टॉलेशन का खर्चा लगेगा, ऐड करोगे आप, क्या ऐड करोगे, इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, क्या खर्चा ऐड हो गया आपका, इंस्टॉलेशन का खर्चा ऐड किए। अगेन फिर ऐड, अगेन ऐड करते जाओ। इंस्टॉलेशन, INSTALLATION, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस,
अगेन इंस्टॉलेशन भी खर्चा पे कर दिए, फिर क्या लगेगा? ट्रायल रन, इसके बाद ट्रायल रन होगा, डेमो जिसको बोलते हैं, ट्रायल रन और यूएन, ट्रायल रन एक्सपेंसेस, ट्रायल रन एक्सपेंसेस। अब याद करो, जियो, जियो जब आया था, मतलब अंबानी, है ना, फर्स्ट टाइम जब जियो लॉन्च किए थे, उससे बहुत साल पहले से उन लोगों ने क्या किए थे, डिगिंग, पूरा लाइन करना, सब कुछ, है ना, ये किए थे। और फास्ट जो लॉन्च किए थे, देखो फ्री में लॉन्च किए थे ना। फ्री क्यों था? वो ट्रायल था। कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है नेटवर्क का, कहाँ क्या डिस्टर्बेंस है? अगर शुरू में ऑफर लेके आते, पैसा लेके ही करते, और डिस्टर्बेंस है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट जाता ना। तो उसमें जो खर्चा लगा, खर्चा तो लगा उनका, वो ट्रायल रन का भी खर्चा उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रायल रन एक्सपेंसेस क्या करोगे आप, उसमें जोड़ लोगे, तो ऐड करोगे ट्रायल रन एक्सपेंस। यहाँ एक चीज लिखो, नेट। सर नेट का मतलब क्या? नेट का मतलब वो ट्रायल रन में जो भी खर्चा किए, लेकिन कुछ 100 रुपया करके लिए भी तो थे, लिए थे या नहीं? याद नहीं आ रहा है? 100 रुपया करके लिए थे, भाई कनेक्शन चार्ज बोल के। ठीक है, इसके बाद फ्री आपको 3 मंथ दिए थे, फिर 3 मंथ के बाद बढ़ा भी दिए थे, क्योंकि पूरा ट्रायल रन कंप्लीट नहीं होता, पूरा इंडिया में से ट्रायल रन कंप्लीट नहीं हो पाया, तो टाइम बढ़ा दिए थे। ठीक है ना, तो बाद में देखा मोटा मोटी सब ठीक है, इसके बाद लॉन्च किए पैक। तो शुरू में कनेक्शन चार्ज बोल के कुछ लिए थे, या उसको छोड़ो, रिलायंस को छोड़ो ना, हम अपना देखते हैं। यहाँ प्रिंटिंग मशीन खरीदे, तो प्रिंटिंग लिए थे ना, डेमो। अगर कुछ प्रिंट लिए, किसी का सामान अगर प्रिंट किया, बुक प्रिंट किए, तो उसको बेच के कुछ रिकवरी तो कर सकते हैं। खर्चा लगा था और कुछ बेच के रिकवरी होगा या नहीं, बोलो? अगर मेरा शार्ट बनाने का मशीन खरीदते, स्टिचिंग मशीन, तो मशीन से स्टिच किए, कुछ शार्ट तो बन गया, बन गया या नहीं, बोलो? अब उसको बेच के कुछ रिकवरी होगा या नहीं? तो खर्चा कुछ लगा, कुछ रिकवरी की, माइनस करके मेरा क्या है, नेट खर्चा, वो खर्चा ऐड करेंगे। क्लियर है? तो ट्रायल रन में कुछ रिकवर हो सकता है, अगर रिकवर हो रहा है तो क्या करेंगे, तो माइनस करके नेट खर्चा दिखाएंगे। अगर मेरा एक मशीन है, जिस मशीन से क्या होता है, मस्टर्ड सीड से मस्टर्ड ऑयल बनाते, वो मशीन खरीदे, ठीक है ना, मशीन से ही करते। तो वो जो मशीन खरीदे, उसमें क्या करेंगे, कुछ मस्टर्ड सीड्स उसमें देके ट्रायल रन लेंगे, कुछ तो ऑयल निकलेगा ना। अरे कुछ निकलेगा या नहीं? वो ऑयल बेचे या घर में भी यूज करेंगे, तो मेरा बेनिफिट है ना कुछ, तो उतना तो रिकवर किए। वो माइनस करके मेरा खर्चा कितना था, वो बैलेंस अमाउंट क्या हो गया, मेरा कॉस्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? अगर कुछ नहीं बोला तो जितना खर्चा लिख लोगे, लेकिन कुछ रिकवर हो गए तो क्या करोगे, माइनस करके लिखोगे। सर यहां तक तो खर्चा हो गया, और क्या? अच्छा मैंने, अब हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। हमको मशीन खरीदना था, एक आदमी हमको आके बोला, अरे गौतम दा, अब एक काम कीजिए ना, पुराना मशीन लीजिए, अच्छा मशीन है, पड़ा हुआ है उनका, बहुत दिन फैक्ट्री बंद हो गया, उनसे ले लीजिए ना, 5 लाख में मिल जाएगा। नया खरीदने जाओगे तो 50 लाख। बोले 5 लाख में जब हो जाएगा, चलो एक बार ले लेते, कम दाम में है ना। बोले, तो उनसे एक ये बात करके देखे, उन्होंने बोला देखो कुछ नहीं है, सिर्फ ये 5 साल बंद था फैक्ट्री, तो ये मशीन इसीलिए थोड़ा ये हो गया, आप जाके थोड़ा सा सर्विसिंग करके कर दोगे, आपका आराम से चल जाएगा। और नहीं तो न्यू खरीद लो 50 लाख का, और मेरा 5 लाख में आप लेके जा सकते हो। बोले चलो 5 लाख में जब हो रहे हैं तो एक बार खरीद लेते। खरीद करके लेके आए, इंस्टॉल भी हो गया। इसके बाद जब ट्रायल रन हो रहा था, मशीन चल ही नहीं रहा था ठीक से काम ही नहीं कर रहा, तो फिर क्या करें, इसको रिकंडीशन करना पड़ेगा, हो सकता है स्पेयर पार्ट्स न्यू लगाना पड़ेगा, है ना। स्पेयर पार्ट्स लगाएंगे, न्यू कुछ मशीन लगाना पड़ेगा, न्यू कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा। ये सब लगाते हुए देखा गया मेरा और 4 लाख रुपया खर्चा हो गया, तब ना रेडी टू यूज हो रहे हैं। तो बोलो, ये जो रिकंडीशनिंग खर्चा, रिपेयर, ये खर्चा भी ऐड होगा या नहीं? सेकेंड हैंड मशीन तो ऐड होगा, लेकिन न्यू मशीन में कभी रिपेयर्स नहीं होना चाहिए। सेकेंड हैंड मशीन है तो क्या करोगे, उसको रिकंडीशन करने के लिए भी खर्चा वो भी ऐड करोगे। क्लियर है? तो इसमें ऐड करो रिकंडीशनिंग एक्सपेंसेस इन केस ऑफ सेकेंड हैंड मशीन। क्लियर है? उसको यूज टू लेके आने के लिए तो खर्चा करना पड़ेगा, तो लिखो रिकंडीशनिंग, रिकंडीशनिंग expenses for second हैंड मशीन।
अगर सेकेंड हैंड मशीन खरीदे, इसको रिकंडीशन करने के लिए जो भी खर्चा वो भी जोड़ लेंगे। एंड फाइनली इसमें और भी बहुत सारे होता है, लेकिन आप लोग का इतना कुछ नहीं देगा, ठीक है। आप लोग एएस पे जाके पढ़ोगे तो फिर ये सब लास्ट लिखो, एनी एक्सपेंसेस, any expenses relating to assets up to any expenses, कोई भी expenses assets related up to ready to use, ready to use, any expenses relating to assets up to a point, याद रखना ready to यूज, यहां तक कुछ खर्चा लग रहा है वो सारा खर्चा ऐड कर लूंगे, एंड दैट इज योर हो गया इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, या इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट ये भी बोलते हैं। इसी कॉस्ट का दूसरा नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। और इसको ये भी बोलते हैं इनिशियल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो हम लोग कोई भी एसेट्स का कॉस्ट कैलकुलेशन में, आप लोग का क्वेश्चन में ज्यादातर क्या देता है ना, इंस्टॉलेशन देता है, ज्यादातर क्या देगा, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, बट ये सारा एक्सपेंसेस ऐड होता है, राइट। अब आ जाते हैं मेथड, मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, सेकेंड पॉइंट अब देखो। यस, अब लोग ए पॉइंट ठीक से लिख लो, कॉस्ट ऑफ एसेट्स का ये सारा पॉइंट, बोलो समझ में आया, आया तो समझ में। अब पॉइंट लिखो, नेक्स्ट, सबको लिख लिया आप लोग, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ये कितना नंबर पॉइंट था बोलो तो, पॉइंट 1 ही तो लिखे, ए बी लिखे थे ना, पॉइंट सी लिखो इसमें, पॉइंट सी, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। एक एक मेथड डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेथड आप ही लोग बोले थे, क्या मेथड का नाम था बोलो तो, स्ट्रेट लाइन मेथड, लिखो स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, या इसका दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। सेकेंड नाम क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और एक नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तीन नाम है, एक ही मेथड का तीन अलग अलग नाम से जाना जाता है, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और एक नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन और ओरिजिनल कॉस्ट या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, तीन अलग अलग नाम क्यों होता है, मतलब टोटल ये जो मेरा एसेट्स खरीदे थे, टोटल इनिशियल कॉस्ट आ गया 10 लाख, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट बोलो कितना है, 10 लाख है ना। अगर इसमें हम डेप्रिसिएशन चार्ज करें 10%, तो 10 लाख के 10% कितना हो जाएगा, 1 लाख। तो फर्स्ट ईयर कितना चार्ज किए, 1 लाख, सेकेंड ईयर कितना चार्ज करेंगे, 1 लाख, थर्ड ईयर कितना चार्ज करेंगे। तो हर साल इंस्टॉलमेंट अमाउंट फिक्स्ड है ना, हर साल इंस्टॉलमेंट डिप्रिसिएशन फिक्स्ड है ना, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, तो इसीलिए नाम क्या हो गया, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट क्यों, ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख था, उसी पे ही तो हर साल चार्ज कर रहे हैं, यानी कि 1 लाख लेस करके नेक्स्ट ईयर 9 लाख पे चार्ज कर रहे हैं। नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, 10 लाख, वो फर्स्ट ईयर में भी उसी ओरिजिनल पे करेंगे, सेकेंड ईयर में भी उसी ओरिजिनल पे कर रहे हैं, इसलिए ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। सर दूसरा थर्ड स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों नाम हो गया, सर स्ट्रेट लाइन क्यों हो गया, एक्चुअली स्ट्रेट लाइन इसलिए हुआ, अगर डेप्रिसिएशन के लिए अगर लाइन चार्ट ड्रॉ करें, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, हर साल बोलो डिप्रिसिएशन फिक्स्ड है ना, हर साल 1 लाख, तो हर साल 1 लाख ये डेप्रिसिएशन अमाउंट। तो फर्स्ट ईयर में भी 1 लाख, सेकेंड ईयर में भी 1 लाख, थर्ड ईयर में भी 1 लाख, तो ऑलवेज डेप्रिसिएशन फिक्स्ड है। तो इससे जो लाइन डेप्रिसिएशन का लाइन स्ट्रेट लाइन होता है ना, तो इसीलिए नाम क्या हो गया आपका, स्ट्रेट लाइन मेथड।
किसका बज रहा है इतना? हेलो, कोई? पता नहीं। ओके, स्ट्रेट लाइन किस लिए होके बोलो तो इसमें ईच एंड एवरी ईयर जो डेप्रिसिएशन है वो लाइन, उससे एक लाइन ड्रॉ करोगे, एक स्ट्रेट लाइन होता है, दैट इज वाई इस मेथड का नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। बट यहाँ एक लिमिटेशन है, जब एसेट्स का लाइफ फिक्स्ड होता है ना, एक एसेट्स का लाइफ 5 साल है तो 5 साल ही उसको लाइफ होना चाहिए। अगर लाइफ चेंज हो रहे तो स्ट्रेट लाइन गलत हो जाएगा। लाइफ फिक्स्ड है तभी स्ट्रेट लाइन फॉलो करोगे। लेकिन लाइफ, हम लोग इंडियन ऐसा होता है ना, किसी एसेट्स का लाइफ फिक्स नहीं रखते। जिसका 5 साल लाइफ है ना, टान टून के उसका लाइफ 10 साल तक लेके जाएंगे, 10 साल के बाद भी उसको आगे चलाएंगे। तो हम लोग रिपेयर्स मेंटेनेंस करते रहते हैं ना, मशीन में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स लगा देते, फिर लाइफ तो बढ़ाते थे। तो अगर लाइफ इस तरह बढ़ते जा रहे हैं तो उसमें स्ट्रेट लाइन ठीक नहीं है, उसके लिए क्या हो जाएगा? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो इसीलिए डिफरेंट मेथड आया। एक तो लाइफ फिक्स्ड है तो स्ट्रेट लाइन करो, लाइफ चेंज होते जा रहा है तो डिमिनिशिंग बैलेंस करोगे। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेशन करोगे, एक एक मेथड का डेप्रिसिएशन हम लोग सीखते जा रहे हैं। बोले तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कैसे करते हैं स्ट्रेट लाइन में? फॉर्मूला याद है? बताओ, डेप्रिसिएशन कैसे करते? फॉर्मूला याद है आप लोगों को? इसमें दो चीज है, पॉइंट ए लिखो, डेप्रिसिएशन इक्वल टू डेप्रिसिएशन पर एनम, ईयरली कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है? दैट इज इक्वल टू depreciable value, depreciable value of assets, क्या लिखोगे? depreciable value of assets divide by life of assets। depreciable value of assets divide by लाइफ ऑफ एसेट्स, इससे आएगा आपका डेप्रिसिएशन। ओके, क्या फॉर्मूला हो गया? लाइफ मतलब ईयर्स बोल दिए, इसका लाइफ 10 ईयर्स, इसका लाइफ 5 ईयर्स, तो 5 से डिवाइड कर दो, इक्वल डेप्रिसिएशन आ जाएगा ना। लाइफ 10 ईयर्स तो 10 से डिवाइड कर दोगे, लाइफ ऑफ एसेट्स इसलिए ब्रैकेट में ईयर्स मेंशन किए। ओके, तो आपको लाइफ दे दिए, लाइफ ईयर्स में दे दिए, तो डेप्रिसिएशन इस फॉर्मूला से करोगे। सर एक चीज और लिखे, अब लिखे ऊपर डेप्रिसिएबल वैल्यू, लिखे ना, तो व्हाट इज डेप्रिसिएबल वैल्यू? लिखो नीचे, पॉइंट लिखो, पॉइंट लिखो, डेप्रिसिएबल वैल्यू इक्वल, व्हाट इज डेप्रिसिएबल वैल्यू इक्वल इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट इससे माइनस करेंगे, इनिशियल कॉस्ट में से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? एस्टिमेटेड, माइनस करोगे एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, क्या माइनस करोगे? एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। सर स्क्रैप वैल्यू मतलब इसका लाइफ जब एंड हो जाएगा ना, एज ए स्क्रैप केजी के हिसाब से भी कुछ बेचेंगे तो कुछ मिलेगा या नहीं, उसको बोलते हैं रेसिडुअल वैल्यू, या क्या बोलते हैं? स्क्रैप वैल्यू। तो मेरा टोटल खर्चा एक मशीन में लगा था इनिशियल कितना? 5 लाख। टोटल खर्चा एक मशीन में कितना किए थे? इनिशियल कॉस्ट बताए थे ना, सब जोड़ के कितना है? 5 लाख। बोलो मेरा खर्चा, ये जो 5 लाख है मेरा एक्सपेंसेस हो गया ना। बोलो एक मशीन पे मेरा खर्चा टोटल कितना है? 5 लाख। तो मेरा एक्सपेंसेस कितना हुआ? 5 लाख। ये 5 लाख कितना दिन के लिए खर्चा किए? ये मशीन का लाइफ जितना दिन। बोलो एक मशीन खरीदे, 5 लाख इसका खर्चा लगा, इसका लाइफ कितना दिन? मतलब 5 साल। तो खर्चा 5 साल के लिए किए ना, तो 5 साल का खर्चा तो डिवाइड बाय 5 करोगे डेप्रिसिएशन, तो 1 लाख आएगा, हर साल आएगा ना। अब आ रहे 5 साल बाद जब लाइफ ओवर हो जाएगा, इसको एज ए स्क्रैप भी केजी के हिसाब से भी बेचेंगे, कुछ तो मिलेगा या नहीं? मिलेगा ना। तो उस टाइम अगर बेच के हमको मिल जाता है 20,000 रुपया, तो मेरा अल्टीमेटली पूरा लाइफ तक नेट खर्चा कितना हो रहा है? बोलो 5 लाख लगा, पूरा लगा था कितना? 5 लाख, और लाइफ ओवर होगा तो 20,000 बेच के मिल जाएगा, तो 4,80,000 पूरा लाइफ का मेरा खर्चा हुआ या नहीं? खर्चा हुआ है नहीं ना।
तो मतलब इसको बोलते हैं टोटल डेप्रिसिएबल वैल्यू, मतलब टोटल डेप्रिसिएशन पूरा लाइफ में कितना चार्ज कर सकते हैं, पूरा लाइफ में बोलो कितना चार्ज करेंगे, मेरा नेट जो खर्चा होगा वही तो करोगे ना, बोलो समझ में आया नहीं। 4-5 लाख मेरा खर्चा अभी तक लगा था और आगे इसको हमको कितना दिन बेनिफिट मिलेगा, 5 साल। तो 5 साल का खर्चा किए ना, लेकिन 5 साल बाद उसको बेच के अगर 20,000 हमको मिल जाएगा तो मेरा नेट खर्चा कितना लगेगा, 4,80,000। ये बोलो 4,80,000 कितना साल का खर्चा है, 5 साल का, तो 5 से डिवाइड कर दोगे, हर साल का खर्चा आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो पूरा खर्चा को लाइफ में एलोकेट करना, इसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो क्या किए, तो इनिशियल कॉस्ट 5 लाख, उससे एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दिए, तो क्या मिला आपको, 4,80,000। ओके, पूरा लाइफ का डेप्रिसिएशन, और लाइफ से डिवाइड कर दिए तो ईयरली डेप्रिसिएशन। क्लियर है बोलो। तो ये था स्ट्रेट लाइन मेथड में एक फॉर्मूला, जहां आपको लाइफ दे रहे हैं तो ये फॉलो करोगे। क्लियर है। अब आ जाते बी, इसी का ही कंटिन्यू है इसमें। और जहां आपको रेट दे देगा कि 10% है, 20% है, तो फिर कैसे करो, एक तो लाइफ दे दिए और दूसरा क्या आपको दिए, रेट मतलब परसेंटेज, ये डेप्रिसिएशन 10% करके करना, डेप्रिसिएशन 20% करना, तो रेट के हिसाब से करो। तो इफ रेट इज गिवन, if rate of depreciation is given, rate of depreciation is given, आपको रेट दे दिए कि सर इस रेट से डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। पहले क्या दिए थे बोलो तो, लाइफ ईयर दिए थे, अब इसमें क्या दे रहे आपको, रेट दे दिए। तो इस केस में आप अप्लाई करोगे तो डेप्रिसिएशन इक्वल टू initial cost multiplied by rate of depreciation, रेट परसेंटेज मल्टीप्लाई कर लोगे। इसमें ना स्क्रैप नहीं देखना होगा, इनिशियल कॉस्ट जो मेरा कॉस्ट था ना उसी में परसेंटेज कर लोगे। तो 5 लाख 10% तो क्या हो जाएगा, 5 लाख का 10% 50,000। नेक्स्ट ईयर भी क्या होगा, 50,000। तो इस तरह रिप्रेजेंट करोगे, राइट। तो ये था आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। क्लियर है बोलो, समझ में आया ना। सेकंड मेथड मेथड टू भी आप लोगों को पता है, 11 में किए थे। कौन सा मेथड आप बोले थे आप लोग, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना। तो लिखो मेथड टू सेकंड मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। दूसरा नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। थर्ड नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये जो सेकेंड मेथड, इसका भी 3 नाम, एक हो गया रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सेकेंड है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, और थर्ड क्या नाम हो गया आपका, रिड्यूसिंग डिमिनिशिंग। तो एक ही चीज होता है ना। और रिटन डाउन मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन लेस करके जो वैल्यू, उसी को क्या बोलते हैं, रिटन डाउन। आगे उसी पे करते हैं, ठीक है, ओके। बट इनिशियल कॉस्ट तो आपको चाहिए, फर्स्ट ईयर में इनिशियल कॉस्ट पे करोगे, सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन लेस करके जो रिटन डाउन उस पे करोगे, ठीक है ना। तो लिखो इसमें डेप्रिसिएशन इक्वल टू, और ये कहां फॉलो होता है, जहां लाइफ फिक्स नहीं है और रिपेयर करते हैं हम लोग, इसका लाइफ को बढ़ाते जाते है ना, तो उस केस में ये फॉलो करोगे। क्लियर है। देखोगे आजकल जो रास्ते में व्हीकल्स चलता है ना, व्हीकल से कितना पुराना बस चलता है ना, कितना पुराना बस चलता है। तो उन लोगों ने क्या करते, रिपेयर्स मेंटेनेंस करके उसका लाइफ बढ़ा देता है। लेकिन आपका पर्सनल कार है, वो कार जो चलता है ना, उसका लाइफ कितना है, 15 ईयर्स। उसमें 15 ईयर्स है, 15 ईयर्स से ज्यादा यूज कर सकते हो नहीं। तो क्या करते हैं, विलेज एरिया में बेच देते, वहां ये सब देखते नहीं, ट्रैफिक का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वहां चलाते रहते हैं, है ना। ये प्रॉब्लम होता है। तो लाइफ एक जगह फिक्स्ड है और लाइफ एक जगह फिक्स्ड नहीं है, और लाइफ फिक्स्ड नहीं है तो इस केस में क्या फॉलो करोगे, डिमिनिशिंग।
बैलेंस मेथड। तो देखो इसमें डिप्रिसिएशन इक्वल टू WDV ऑफ एसेट्स, और यहां तो रेट ही रहेगा, लाइफ से कोई मतलब नहीं है, बोला ना लाइफ तो फिक्स्ड ही नहीं, इनटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, ठीक है। WDV क्या होता है फिर, व्हाट इज WDV, बताओ तो WDV क्या है। रिटेन डाउन वैल्यू, शॉर्ट में लिखिए WDV। तो रिटेन डाउन वैल्यू इक्वल टू, लिखो WDV इक्वल टू कॉस्ट माइनस, हाँ बोलो बोलो बोलो, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। उधर स्पेस नहीं था तो नीचे लेके आए, डैश लेके, ठीक है, डैश करके नीचे लेके आए। कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन अप टू लास्ट ईयर, कॉस्ट से डिप्रिसिएशन अप टू लास्ट ईयर, अप टू लास्ट ईयर डिप्रिसिएशन लेस कर दो, तो क्या मिलेगा आपको, रिटेन डाउन वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। उसी रिटेन डाउन वैल्यू पे नेक्स्ट ईयर फिर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, फिर वो डिप्रिसिएशन लेस करेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर WDV आ जाएगा। तो रिटेन डाउन मतलब आफ्टर डिप्रिसिएशन क्या वैल्यू, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिटेन डाउन वैल्यू, और उसी पे ही डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया आपका, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। इसमें एक इक्वेशन लगता है, एक इक्वेशन हम दे रहे, रहने दो, अब इक्वेशन देंगे तो बोरिंग लगेगा, लेकिन कहीं पे जरूरत पड़ेगा, मैथ्स का एप्लीकेशन है, अच्छा दे ही देते, ठीक है ना, थोड़ा बोर फील करो ना, कोई बात नहीं है ना। तो लिखो इसमें एक इक्वेशन हम दे रहे WDV मेथड में, S इक्वल टू, क्या फॉर्मूला, S इक्वल टू C इंटू 1 माइनस एक मिनट R/100 होल टू द पावर n, ये फॉर्मूला है। S इक्वल टू, S क्या है लिखेंगे, S इक्वल टू C मतलब कॉस्ट है, ब्रैकेट 1C इंटू 1 माइनस ए ब्रैकेट है, ठीक है, 1 माइनस R/100 रेट बाई 100 टू द पावर n, ठीक है, फिर S इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू at the end of n years, मतलब 5 साल यूज की तो 5 हो गया n, तो 5 साल बाद उसका वैल्यू क्या होगा, दैट इज स्क्रैप वैल्यू या रिटेन डाउन वैल्यू एट द एंड ऑफ n years, ठीक है। n इसमें 3 साल, तो 3 साल बाद n 3 हो गया, तो 3 साल बाद क्या वैल्यू होगा, दैट इज इक्वल टू s, ठीक है। नाउ c इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, इनिशियल कॉस्ट जो लिखे थे ना, C इक्वल टू क्या होगा, ओरिजिनल कॉस्ट, और R इक्वल टू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, R इक्वल टू क्या है इसमें, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। तो इसमें सर एक फॉर्मूला क्यों सीखे, समटाइम्स ये बोल दिए 3 साल पहले एसेट्स खरीदे थे, कब खरीदे थे, 3 साल पहले, और इसमें 3 साल डिप्रिसिएशन चार्ज किए 20% रेट के हिसाब से, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो बोलो n कितना हो गया, 3, बोलो n कितना हो गया, 3 इयर्स हो गया ना, और डिप्रिसिएशन का रेट था 20%, R भी आपको पता चल गया 20%, और 3 साल बाद उसका वैल्यू भी दे दिए आपको, एस भी दे दिए, लेकिन बताया नहीं इसका ओरिजिनल कॉस्ट क्या था, C पता करना है, बोलो C कितना था, तो बाकी सब पुट कर दो ना, C मिल जाएगा आपको, समझ में ना। कहीं पे रेट भी नहीं दिए, बोल दिया ओरिजिनल कॉस्ट था 5 लाख और 3 साल बाद इसका वैल्यू हो गया 2,80,000, तो क्या रेट से डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो इसमें रेट मिसिंग वो आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। कोई भी एक मिसिंग इससे फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो, ठीक है, इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो। एन कितना साल चार्ज किए वो भी नहीं पता है, वो भी फाइंड कर सकते हो,
क्लियर है ना? तो एनी वन मिसिंग, अब यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से वो मिसिंग आपको मिल जाएगा। ओके, मैथ्स में कंपाउंड इंटरेस्ट में किए होंगे, अगर मैथ्स था अलजेब्रा, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुइटी किए होंगे ना, उसमें फॉर्मूला था। कंपाउंड में ऐड करते थे, वन प्लस होता था और इसमें माइनस हो रहे। कंपाउंड तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ऐड होते जाता है ना, और डिफरेंस तो लेस होते जाता है, बस सेम फॉर्मूला। क्लियर है? यस, कंपाउंड इंटरेस्ट किए तो अब उसमें तो कर चुके, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, अब आ जाते आगे बढ़ते, मेथड 2 किए ना, मेथड 3, थर्ड मेथड। प्रोडक्शन यूनिट मेथड। थर्ड इज प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। मेथड का नाम क्या हो गया आपका? प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। ठीक है, एंड व्हेन यू अप्लाई दिस मेथड, पहले तो ये लिखते हैं डेप्रिसिएशन, या यहाँ ये कहां फॉलो करोगे? प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड लिखे तो PRODUCTION यूनिट्स, UNITS, और मेथड तो पता है। ये अप्लाई करोगे जहां मशीन का लाइफ यूनिट्स पे दे देगा, मशीन का लाइफ ईयर्स पे नहीं दिए। ये बोल दिया कि मशीन का लाइफ ऐसा है, ये मशीन से प्रोडक्शन होगा पूरा लाइफ में, प्रोडक्शन कर पाओगे कितना ना, 10 लाख यूनिट्स। इसका लाइफ ही 10 लाख यूनिट्स है, तो बोलो एक ही साल में 10 लाख प्रोडक्शन कर लिए तो लाइफ खत्म होगा ना। हम एक एक साल में 10 लाख यूनिट्स लाइफ है, हम हर साल 1 लाख करके प्रोडक्शन करते हैं, लाइफ कितना दिन चलेगा? 10 साल चलेगा। एक एक साल में 5 लाख प्रोडक्शन करेंगे तो लाइफ 2 साल चलेगा। तो अगर प्रोडक्शन लाइफ पे बोल दिए, प्रोडक्शन यूनिट्स लाइफ बोल दिए, तो इस केस में क्या फॉलो करोगे? बोलो बोलो, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड फॉलो करोगे ना। तो सर ऐसा कभी मशीन होता है? हाँ होता है, डिफरेंट मशीन होता है। अब आप लोग जेरोक्स मशीन कहीं पे कोई खरीद रहा है ना, उनको वारंटी इस तरह देता है, इतना इतना पीस, इतना इतना यूनिट प्रिंट होगा, इतना प्रिंट कर पाओगे, इसका वारंटी देते हैं। वो लाइफ बोलते नहीं 10 साल वारंटी, वो बोलते हैं इतना प्रिंटिंग का वारंटी। अब देखोगे कार, गाड़ी खरीदते ना, उनको वारंटी देता है इतना किलोमीटर्स का वारंटी देता, किलोमीटर्स का। समझ में ना? कोई देखो घर पे रखते मैक्सिमम चलाते नहीं, कोई कमर्शियल यूज करते, तो किलोमीटर जिसका जल्दी चलेगा ना, उनका जल्दी खत्म होगा। क्लियर है ना? तो डिफरेंट एसेट्स डिफरेंट पर्पस में यूज करते, सबका नेचर सेम नहीं है, तो डेप्रिसिएशन का मेथड भी इसीलिए अलग अलग है। ठीक है ना? कहीं पे प्रोडक्शन यूनिट्स हो रहे हैं, कहीं पे क्या होगा, मशीन आवर्स, मतलब ये मशीन ना आवर्स पे डिपेंड करेगा, ये आवर्स पे चलेगा, मतलब ये इसका लाइफ कितना, 10,000 घंटा। जैसे मेडिसिन, मेडिसिन नहीं, जहाँ हॉस्पिटल में ना अच्छा अच्छा बहुत कॉस्टली मशीन होता है, वो हम लोग मतलब ऑपरेशन के टाइम हो सकता है आपका हार्ट गार्ड करने के लिए मशीन चलता है, वो मशीन का ना लाइफ ऐसा ही होता है जनरली आवर्स। वो इतना आवर्स ऑपरेशन में हेल्प कर सकता है, टोटल लाइफ बोल दी इसका आवर्स कितना, 10,000 घंटा ही ये मशीन रन होगा, और 10,000 घंटा से ज्यादा नहीं चलेगा। और उन लोगों ने कभी उसको ना रिपेयर नहीं कराती, और रिपेयर करने जाएंगे तो लाइफ गार्ड करने की जगह, लाइफ सेव करने की जगह लेके जाएगा, तो इतना रिस्क नहीं ले सकता, बहुत कॉस्टली होता है ना, उसका लाइफ इस तरह होता है। तो जहां ज्यादा यूज करोगे आवर्स, डेप्रिसिएशन ज्यादा हो जाएगा, कम यूज करोगे तो डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा। तो किसी का लाइफ आवर्स पे है तो मशीन आवर रेट मेथड लग जाएगा, किसी का लाइफ यूनिट्स पे तो यूनिट मेथड लग जाएगा, लाइफ फिक्स्ड है स्ट्रेट लाइन लग जाएगा। तो इसीलिए इतना सारे मेथड है, समझ में आया ना? तो हम लोग क्या सीख रहे हैं भाई, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। तो यह बोलो ये कहां अप्लाई करोगे, कौन सा मशीन में अप्लाई करोगे? जिस मशीन का लाइफ प्रोडक्शन यूनिट्स पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? प्रोडक्शन यूनिट्स पे डिपेंड करता है। इट इज अप्लाइड, इट इज अप्लाइड वेयर लाइफ ऑफ मशीन, बोलो लाइफ ऑफ मशीन किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन यूनिट्स, लाइफ ऑफ मशीन डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है,
तो उस केस में अप्लाई करोगे, राइट। अब फॉर्मूला में आते, जहां क्या लिखे हुए है, लाइफ ऑफ मशीन डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन यूनिट्स, तो डिप्रिसिएशन इक्वल टू, अब लिखो डिप्रिसिएशन इक्वल टू, डिप्रिसिएशन इक्वल टू, मैंने बताया था ना डिप्रिसिएबल वैल्यू, क्या बोले थे, बोले तो डिप्रिसिएबल वैल्यू टोटल कॉस्ट से लेस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप बेच के मिलेगा उतना माइनस करके तो मेरा नेट कॉस्ट है ना। तो डिप्रिसिएबल वैल्यू और कितना, पूरा लाइफ का, लाइफ मतलब इसमें लाइफ का यूनिट्स है, तो लिखो इसमें डिप्रिसिएबल वैल्यू depreciable value of assets डिवाइड बाय डेप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ एसेट्स में डिवाइड क्या करोगे, तो देखेंगे पूरा लाइफ में कितना यूनिट्स प्रोडक्शन करके देगा, ठीक है ना, लाइफ में कितना, पूरा लाइफ में 10 लाख यूनिट प्रोडक्शन करके देगा, तो डिवाइड क्या कर देंगे 10 लाख, और 10 लाख यूनिट से डिवाइड किए तो मेरा पूरा लाइफ का डेप्रिसिएशन मिल गया था, डिवाइड बाय लाइफ कितना 10 लाख यूनिट, तो डिवाइड करके एक एक यूनिट का आएगा, बोलो डिवाइड करेंगे 10 लाख, एक यूनिट का आएगा ना। अब करंट ईयर में कितना प्रोडक्शन किए थे, तो अगर 10,000 यूनिट्स है 10,000 से इंटू कर लो, 5,000 किए तो 5,000 से इंटू करो, भारी करते रहेंगे, कभी ज्यादा करेंगे कभी कम, है ना, जितना प्रोडक्शन करोगे उसके हिसाब से डिप्रिसिएशन आएगा, क्लियर है। तो क्या करोगे, डिप्रिसिएबल वैल्यू को डिवाइड कितना से करोगे, टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट्स, एस्टिमेटेड यूनिट्स इन लाइफ, पूरा लाइफ में कितना यूनिट प्रोडक्शन हो सकता है वो क्या करोगे, डिवाइड करोगे, और इनटू क्या करोगे, इस साल कितना प्रोडक्शन किए वो इनटू कर लोगे, ठीक है ना। तो नीचे डिवाइड करो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट्स इन लाइफ, पूरा लाइफ में कितना यूनिट प्रोडक्शन कर पाएंगे वो एस्टिमेट कर दो, ठीक है, डिवाइड कर दो, और बोलो मल्टीप्लाई क्या करोगे, बोलो मल्टीप्लाई क्या करोगे, ये मान लो करंट ईयर, ये फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन था, कितना यूनिट प्रोडक्शन किया, अगर सेकेंड ईयर तो सेकेंड ईयर का कितना प्रोडक्शन यूनिट्स, थर्ड ईयर तो थर्ड ईयर का प्रोडक्शन यूनिट्स, तो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स, ठीक है ना। बोलो मल्टीप्लाई क्या करोगे, हम इसको नीचे लिख लेते एरो करके, इसको नीचे एरो कर लेते, मल्टीप्लाई करोगे एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स फॉर द ईयर, फर्स्ट ईयर तो फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन किए, ये मल्टीप्लाई कर लोगे, यहां मल्टीप्लाई कर लोगे, राइट, तो मिल जाएगा आपको डिप्रिसिएशन। सेकेंड तो सेकेंड ईयर में कितना किए, हाँ बोलो क्या किए, टोटल डिप्रिसिएबल वैल्यू डिवाइड क्या करोगे, टोटल लाइफ में कितना यूनिट्स प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, और इनटू क्या करोगे, एक्चुअल कितना प्रोडक्शन किए, राइट है ना। तो अब एक एग्जांपल ले, साथ में एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रेट लाइन डिफिनिशन आप लोग तो पहले भी किए, तो यहां से एक एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, राइट डाउन एग्जांपल 1, एग्जांपल 1, कॉस्ट ऑफ मशीन ₹4 लाख, कॉस्ट ऑफ मशीन कितना दिए 4 लाख, फिर बोला इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ₹80,000, इंस्टॉलेशन में भी खर्चा लगा, कितना खर्चा लगा 80,000, estimated scrap value, estimated scrap scrap value at the end of life, estimated scrap value at the end of life ₹40,000, लाइफ ओवर होने से अब बेच के कितना रिकवर कर लोगे 40,000 मिल जाएगा, एंड estimated production
इन लाइफ, पूरा लाइफ में कितना प्रोडक्शन हो सकता है? 1 लाख यूनिट्स। पूरा लाइफ में कितना यूनिट प्रोडक्शन हो सकता है? 1 लाख यूनिट्स। अब बोल रहे हैं एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन फर्स्ट ईयर 5,000 यूनिट्स, सेकेंड ईयर 12,000 यूनिट्स। 2 साल कैसे हुई? फर्स्ट ईयर में कितना एक्चुअल प्रोडक्शन किए? 5,000। सेकेंड ईयर में कितना प्रोडक्शन किए? 12,000। तो फाइंड डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। ठीक है, फाइंड डेप्रिसिएशन और फॉर डेप्रिसिएशन फॉर, अरे फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। ओके, इस क्वेश्चन में कुछ मेथड नहीं बताया, लेकिन क्वेश्चन में समझ में आ रहा है। टोटल लाइफ क्या दिए बोलो तो? आवर्स नहीं दिए, ईयर्स नहीं दिए, फिक्स भी नहीं बोले ना, तो मतलब यूनिट्स दिए। और यूनिट्स दिए, प्रोडक्शन भी हर साल का यूनिट से तो दिए ना, तो सी और यहाँ क्या लगाओगे? इस क्वेश्चन से समझ में आ गया क्या क्या मेथड लगाओगे? प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड लगाओगे। ठीक है ना? तो हम लोग दो चीज फाइंड करेंगे। एक तो, दो चीज नहीं, 2 साल का डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे। तो एक तो देखना होगा डेप्रिसिएबल वैल्यू कितना। क्या फाइंड करोगे? डेप्रिसिएबल वैल्यू। अच्छा, क्वेश्चन लिख लिया आप लोग? बोलो, क्वेश्चन लिख लिया आप लोग? अगर लिखना है थोड़ा सा लिख के बताओगे तो हम स्टार्ट करेंगे इसको। लिख लो, लिख लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अरे राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है ना? धीरे धीरे आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। यस बोलो, फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे? सॉल्यूशन। अच्छा, लिख लिए थे तो क्वेश्चन क्या फाइंड करोगे? डेप्रिसिएबल वैल्यू। डेप्रिसिएबल मतलब क्या बोले थे? इनिशियल कॉस्ट, मतलब सारा कॉस्ट जितना जोड़ना है अप टू डेट ऑफ, अप टू रेडी टू यूज जोड़ लोगे, उससे माइनस क्या करोगे? एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। बस आ गया। तो लिखो डेप्रिसिएबल वैल्यू, ये फाइंड कर लो। डेप्रिसिएबल वैल्यू इक्वल टू, बोले तो एक्चुअली कॉस्ट ऑफ मशीन कितना दिए थे? 4 लाख। फिर इंस्टॉलेशन भी तो ऐड करोगे ना, ये ऐड करके ही तो आएगा। इसमें ट्रायल रन कुछ और नहीं दिए, सिर्फ इंस्टॉलेशन जोड़ लोगे। और माइनस क्या करोगे? एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 40,000। तो इंस्टॉलेशन जोड़ोगे कॉस्ट के साथ, 4 लाख कॉस्ट था, और 80,000 इंस्टॉलेशन क्या करोगे? ऐड करोगे। और स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ लाइफ 40 लेस करोगे। तो अल्टीमेटली डेप्रिसिएबल वैल्यू कितना आया? 4,40,000, 4,40,000, है ना? मतलब पूरा लाइफ में आपका खर्चा कितना हो रहा है मशीन लेके? 4,40,000 ही तो हो रहा है ना? हाँ, 4,80,000 पे किए, लेकिन बेच के रिकवर कर लोगे ना लाइफ में एंड में, तो आपका पूरा खर्चा कितना हो रहा है? 4,40,000। यस बोलो। तो कितना यूनिट्स के लिए इतना खर्चा किए? लाइफ तो बोला नहीं, 10 साल 5 साल, मतलब अरे 1 लाख यूनिट्स तो लाइफ बोल दिया ना। मतलब 1 लाख यूनिट्स के लिए 4,40,000 खर्चा कर रहे हैं, तो पर यूनिट कितना खर्चा कर रहे हैं? डिवाइड करो, पर यूनिट आ जाएगा ना। और फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन की? 5,000 इंटू करो 5,000, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन। सेकेंड ईयर में कितना किए? 12,000 इन, ओके ओके। क्या बोलो? अब डेप्रिसिएशन करो, लिखो डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर। डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर इक्वल टू डेप्रिसिएबल वैल्यू कितना फाइंड किए? 4,40,000। और पूरा लाइफ में इस एसेट से कितना प्रोडक्शन हो सकता है? 1 लाख। पूरा लाइफ में कितना प्रोडक्शन बोले थे? बोलो, 1 लाख यूनिट दिए थे ना, तो डिवाइड किए। और फर्स्ट ईयर में एक्चुअली कितना प्रोडक्शन किए थे? 5,000। इंटू कर लो, 5,000 से इंटू करोगे तो होता है आपका 4.4, 22,000 रुपीज। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है आपका?
₹22,000, ठीक है। टोटल डेप्रिसिएबल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ कितना यूनिट देख लो, और ईच एंड एवरी ईयर प्रोडक्शन इंटू कर लो। तो सेकेंड ईयर बोलो, सेकेंड ईयर का बताओ भाई। 4,40,000 तो डेप्रिसिएबल वैल्यू है ना, और डिवाइड बाय लाइफ तो 1,00,000 यूनिट्स, ये तो कांस्टेंट हो गया। बट सेकेंड ईयर में प्रोडक्शन कितना आया था? 12,000। तो मल्टीप्लाई कर, 48 4,000, 52,800, कितना रहे? ₹52,800। तो फर्स्ट ईयर में डिप्रेशन कितना है? 22,000। सेकेंड ईयर कितना आ गया आपका? तो जैसे प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा डिप्रेशन भी बढ़ते जाएगा, और मशीन का जैसे जैसे लाइफ ओवर होते जाएगा प्रोडक्शन भी, कैपेसिटी कम हो जाएगा, उसमें डिप्रेशन भी कम होते जाएगा। इसमें ना ये इस तरह होता है, मतलब इस तरह सेव होता है, पहले बढ़ता है फिर ग्रेजुअली घटता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, याद है? पहले इंक्रीजिंग रिटर्न फॉलो होता है, फिर कांस्टेंट रिटर्न, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न, इकोनॉमिक्स बोलते हैं ना। तो पहले प्रोडक्ट देखो, धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, और एक सर्टेन स्टेज में तो कांस्टेंट हो जाएगा, और इसके बाद जैसे जैसे मशीन का लाइफ एक्सपायर हो रहे, एज हो गया ना, तो प्रोडक्टिविटी कम होते जाएगा, तो आगे डेप्रिसिएशन भी कम हो जाता है। तो डिमिनिशिंग में ऑलवेज डिमिनिश था, है ना। स्ट्रेट लाइन में ऑलवेज इक्वल था, लेकिन यह क्या? यू शेप था, इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, इस तरह से होता है डिप्रेशन। ओके, थर्ड मेथड समझ में आया? फोर्थ मेथड, मेथड 4, मेथड 4, सम ऑफ ईयर्स, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। अनदर मेथड सम, SUM, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इस मेथड से क्या होता है? डेप्रिसिएशन मल्टीपल वे से डिक्रीज होता है। क्या क्या मतलब है? समझो, एक मशीन का लाइफ कितना ईयर्स, पहले समझो फिर फॉर्मूला देंगे। एक मशीन का लाइफ दे दिए 5 ईयर्स, है ना। तो बोलो इसका सारा जो लाइफ है ना, उसका डिजिट आप जोड़ो, लाइफ का डिजिट जोड़ो। फर्स्ट ईयर तो डिजिट क्या था? 1। फिर सेकेंड ईयर आया तो डिजिट 2 आया, सॉरी, फिर थर्ड ईयर आया तो डिजिट क्या आएगा? 3 आएगा, फिर फोर्थ ईयर आएगा, और फाइनली लाइफ फिफ्थ ईयर आ गया। तो 5 ईयर्स का डिजिट सारा डिजिट जोड़ लोगे तो सम ऑफ ईयर्स डिजिट हो गया ना। तो बोलो इसका सर्व जोड़ने से कितना रहे? 15 आ रहा है। तो सारा डिजिट्स को जोड़ लेंगे, लाइफ में जितना डिजिट्स आया ना, फ्रैक्शन नहीं, डिजिट्स, लाइफ में जितना डिजिट्स है, अगर लाइफ 10 ईयर्स है तो 1 से लेकर 10 सारा डिजिट्स को जोड़ लोगे, क्लियर है। और अगर 4 ईयर्स तो 1 से 4 तक सारा डिजिट जोड़ लोगे। ये जो जोड़ के आया ना, वो डिप्रिसिएबल वैल्यू से इस सम ऑफ या डिजिट को डिवाइड करोगे। क्या करोगे? डिप्रिसिएबल वैल्यू को कितना से डिवाइड करोगे? सारा डिजिट्स को जोड़ के जो आया था वो डिवाइड कर दोगे, तो पार्ट डिजिट आ गया। अब मल्टीप्लाई करोगे रिवर्स डिजिट, रिवर्स मतलब फर्स्ट ईयर में 5 से इंटू करोगे, सेकेंड ईयर में 4 से इंटू करोगे, थर्ड ईयर में रिवर्स डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे। फर्स्ट ईयर तो लास्ट ईयर का डिजिट इंटू करोगे। क्यों सर? एक्चुअली फॉर्मूला लिखते हैं आप, तो सम ऑफ ईयर्स डिजिट का फॉर्मूला समझ में आ रहा है? टोटल डेप्रिसिएबल वैल्यू डिवाइड बाय क्या करेंगे? सम ऑफ ईयर्स डिजिट, सारा डिजिट जोड़ के कितना है उसको डिवाइड कर दो, और इनटू करोगे ईयर्स लेफ्ट मतलब रिवर्स डिजिट, तो मल्टीप्लाई करते जाओ। ओके, तो लिखो फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन इक्वल टू, डेप्रिसिएशन इक्वल टू, इसको डबलिंग मेथड भी बोलते हैं। क्यों डबलिंग? समझ समझ अभी करेंगे, समझ में आएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन इक्वल टू, लिखो डेप्रिसिएबल वैल्यू, डेप्रिसिएबल वैल्यू डिवाइड बाय सम ऑफ ईयर्स
डिजिट्स, तो सारा डिजिट्स को जोड़ लेना, लाइफ कितना उसका डिजिट्स, सारा डिजिट्स जोड़ लेना और इनटू करोगे ईयर्स लेफ्ट फॉर डेप्रीसिएशन, कितना साल डेप्रीसिएशन चार्ज करना बाकी है फॉर डेप्रीसिएशन, डीपी ऊपर एन कर दी, डेप्रीसिएशन, ईयर्स लेफ्ट फॉर डेप्रीसिएशन। सर इसका मतलब क्या? अच्छा अभी बोले एक मशीन का लाइफ कितना है, बोलो तो 5 ईयर्स। अब फर्स्ट ईयर हम डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर एंड में करोगे ना, तो बोलो फर्स्ट ईयर एंड में डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे आप, तो कितना साल मेरा डेप्रीसिएशन चार्ज करना बाकी है? अभी तक तो एक भी नहीं किया ना, फर्स्ट ईयर करेंगे तो पूरा पूरा 5 साल का ही लाइफ बाकी है ना डेप्रीसिएशन चार्ज करना, तो फर्स्ट ईयर में कितना से इंटू करोगे 5 से। अब बोलो सेकेंड ईयर कर रहे हैं डेप्रीसिएशन, तो एक साल फर्स्ट ईयर तो हो चुका, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो मतलब 4 साल बाकी है, 4 से इंटू करोगे। थर्ड ईयर कर रहे तो फर्स्ट और सेकेंड हो चुका, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 3 बाकी है, तो 3 से करोगे, तो ईयर्स रिवर्स से मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, समझ में है ना? कितना साल का डेप्रीसिएशन चार्ज करना अभी तक बाकी है, उतना से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। क्लियर है? तो ये हो गया आपका, इस मेथड का नाम क्या दे दिए, बोलो क्या नाम किया है, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। ओके, तो एक एग्जांपल ले लेते, फिर एक एग्जांपल लेते, राइट डाउन एग्जांपल। एग्जांपल है 2, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड, फोर्थ मेथड है ना। कॉस्ट ऑफ एसेट्स रुपीज, कॉस्ट ऑफ एसेट्स रुपीज 1,20,000, कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना, 1,20,000। freight on purchase, freight on purchase 10,000, installation expenses 20,000, scrap value nil, स्क्रैप वैल्यू क्या दिए, नील, और लाइफ 4 इयर्स, लाइफ कितना दिए 4 इयर्स। ये क्वेश्चन। अब बोल रहे हैं फाइंड डेप्रीसिएशन। अच्छा हम बता रहे हैं कॉस्ट ऑफ एसेट्स 1,20,000, ठीक है, फिर दे रहे फ्रेट ऑन परचेज, फ्रेट ऑन परचेज, फ्रेट ऑन परचेज कितना लगा 10,000, और इंस्टॉलेशन फिर कितना लगा 20,000, और स्क्रैप वैल्यू कितना 0 नील, और लाइफ कितना दिए 4 इयर्स, ठीक है। और फाइंड करना आपको डेप्रीसिएशन फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर under sum of years digit method, sum of years digit method। तो यस इंफॉर्मेशन पढ़ो, कॉस्ट कितना लगा था, टोटल टोटल कॉस्ट क्या लोगे। अच्छा फ्रेट और कैरेज में डिफरेंस पता है, कैरेज और फ्रेट में डिफरेंस पता है आप लोगों को, दोनों तो एक ही चीज है, लेकिन फ्रेट और कैरेज में कुछ डिफरेंस होता है, थोड़ा सा अंतर है, पता है कुछ। अच्छा और हाँ ना, और वैन तो कार्टेज होता है, वैन तो कार्टेज बोलते हैं, दोनों में कुछ अंतर है। क्या डिफरेंस है, फ्रेट होता है जहां रूट रूट फॉलो होता है, जहां रूट है उनका, उस रूट से चलते तो फ्रेट लगता है, ठीक है। और कैरेज अपना डेस्टिनेशन जहां बोलेंगे पहुंचा देंगे, दोनों में अंतर है ना।
अब ट्रेन से लेके जाओगे ना तो फ्रेट लगेगा, क्यों बोलो तो ट्रेन अपना गोडाउन तक नहीं ले जा सकते, वो स्टेशन तक पहुंचाएगा, अपना रूट है उसके हिसाब से चलेगा ना। लेकिन हम एक लॉरी को बुक किए और अपना जहां डेस्टिनेशन वहां तक लेके जाना है, वो लेके जाएगा ना, तो इतना ही डिफरेंस है। अब बाई एयर जाओगे तो वो फ्रेट ही लगेगा, एयरपोर्ट तक लेके आएगा, है ना। बाई शिप तो डॉक तक लेके आएगा, अपना ये नहीं लेके आ सकते, वो अपना रूट फॉलो करते, तो क्या लगेगा फ्रेट। और रूट जहां नहीं, जहां बोलेंगे अपने डिस्टिनेशन से हिसाब से, तो क्या लग जाएगा कैरेज। है तो भाई एक ही चीज है ना, तो उसका खर्चा ऐड करोगे ना, ऐड करोगे, फिर इंस्टॉलेशन है भी तो जोड़ोगे, ऐड करोगे। और इसका स्क्रैप वैल्यू क्या दिए, नहीं, तो पूरा खर्चा ही तो मेरा एक्सपेंसेस है। लाइफ कितना दिए 4 इयर्स, बट यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसमें क्या बोले सम ऑफ इयर्स डिजिट मेथड, तो फाइंड कर लेते हैं। बोलो लाइफ कितना इयर्स देते, सॉल्यूशन सॉल्यूशन पहले सारा डिजिट्स को जोड़ोगे ना, लिखो सम ऑफ इयर्स डिजिट, इक्वल टू क्या बोले थे 1 से लेके इसका लाइफ कितना साल दिए थे 4, तो 4 तक सारा डिजिट जोड़ लोगे, तो बोलो 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल टू कितना आ गया 10। तो सारा डिजिट्स को जोड़ लोगे, सारा डिजिट्स लिख के जोड़ लेना, 10 आ गया ना। अब फाइंड करो, क्या फाइंड करोगे, डेप्रिसिएबल वैल्यू, है ना, डेप्रिसिएबल वैल्यू। अच्छा बीच में ऑफ हो गया था कैसे, अरे बीच में अपने आप ऑफ हो गया था, हाँ हाँ फिर एक ही है, ओके एनीवे डेप्रिसिएबल वैल्यू इक्वल टू, बोलो डेप्रिसिएबल वैल्यू क्या बताए थे फॉर्मूला, इनिशियल कॉस्ट सारा जोड़ लो माइनस स्क्रैप, स्क्रैप तो 0 है, तो इनिशियल कॉस्ट जोड़ लोगे आ जाएगा। कॉस्ट में क्या क्या कॉस्ट दिए थे, बोलो 1,20,000 था ना। फिर तो कैरेज पे किए थे कितना 10,000, और इंस्टॉलेशन कितना पे किए थे 20,000, इन सबको जोड़ो और स्क्रैप वैल्यू नील, तो कितना है 150, बोलो डेप्रिसिएबल वैल्यू आ गया, कितना है आपका 150। अब हम लोगों से पूछ रहे हैं डेप्रिसिएशन कौन सा ईयर का, एक तो फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर, तो डेप्रिसिएशन लिखो डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में लिखते फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का कितना आएगा डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर के लिए, ओके फॉर्मूला के हिसाब से देखो डेप्रिसिएबल वैल्यू कितना आया 150, और सारा डिजिट्स को जोड़े थे कितना आया था, अब बोलो तो कितना ईयर्स लेफ्ट है, कितना साल डेप्रिसिएशन चार्ज करना बाकी है। अभी तो फर्स्ट ईयर करेंगे, अभी तो एक भी नहीं किए ना, तो 4 साल ही तो बाकी है, फर्स्ट ईयर कर रहे हैं ना, अभी करेंगे, अभी तो एक भी साल चार्ज हुआ नहीं, तो कितना से मल्टीप्लाई करोगे बोलो 4, ऐसे लाइफ 4 इयर्स था ना, तो रिवर्स क्या बोलते रिवर्स डिजिट मल्टीप्लाई करते, लास्ट डिजिट क्या है 4, तो 1 में किसका आ जाएगा 4 का आ जाएगा, क्लियर है ना। तो अब बोलो कितना आ रहे 60,000, बोलो डेप्रिसिएशन कितना है 60,000। अब आ जाओ डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर 1,50,000 डिवाइड बाय 10, ये तो इतना ही आएगा ना, बट सेकेंड ईयर तो ओनली फर्स्ट ईयर हो चुका, तो 4 में से फर्स्ट हो चुका, कितना और बाकी है 4 साल में से ओनली फर्स्ट ईयर ही तो कर चुके ना, तो कितना साल और बाकी है 3 साल बाकी है, आगे कितना साल और बाकी है 3, तो इंटू कितना करोगे 3, तो इसमें बोलो 45 है ना, तो डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर कितना हो गया आपका 60,000, सेकेंड ईयर कितना हो गया 45, बोलो तो थर्ड ईयर का कितना आ सकता है, थर्ड ईयर तो 2 से इंटू करोगे, 2 से करोगे तो 30,000 हो जाएगा, तो बोलो तो फोर्थ ईयर का कितना आएगा 1 से इंटू करोगे 15 आएगा ना, तो देखो 15 का मल्टीपल्स है, लास्ट 15 है ना, उसका डबल कितना हो गया 30, फिर ट्रिपल मल्टीपल्स हो रहे हैं ना, तो मल्टीपल्स ऐसे होता है, डबलिंग भी बोलते हैं इसको, 15 का डबल 15 का ट्रिपल 15 का फोर्थ टाइम ऐसे तो हो रहा है ना, तो मल्टीपल ओए से डेप्रिसिएशन होता है, क्लियर है। तो इस मेथड का नाम क्या हो गया आपका सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, ओके। तो हम लोग आज कितना मेथड सीखे 4, ऐसे क्वेश्चन अब फर्स्ट और सेकंड से ही ज्यादातर देता है,
बट कभी भी इस समय आ जाए तो प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए सारा सीखना होगा हम लोग को, ठीक है। तो नेक्स्ट है फिर हम लोग बाकी मेथड भी सीखेंगे, ओके। और स्टडी मेट भी आगे मिल जाएगा, स्टडी मेट हम दे दिए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास रखते हैं।